नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमारे यहां से लगभग अभी 8 चयन पीसीएस 2024 की परीक्षा में हुआ है और हम लोग ऐसे अपने सभी कैंडिडेट का इंटरव्यू करा रहे हैं और उसमें आप लोग को जो है उनके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे बीच जो उपस्थित हैं, आज हमारे बीच में हैं श्रुति शुक्ला जी, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड के पद पर हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका। और आज हम श्रुति से जानेंगे कि इनकी जर्नी क्या रही है, इन्होंने प्रिपरेशन कैसी रही है और एक बहुत अच्छी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि इनकी स्टोरी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग रही है और फिलहाल वर्तमान में क्या है, किस पद पर हैं, किस प्रकार की इनकी जर्नी रही है, हम श्रुति से ही जानेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इनके इंटरव्यू को जरूर सुनिएगा। एक जो गृहिणी होती हैं, है ना, जिनको कई बार डर लगता है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, तो आज सारी चीज़ों से पर्दा उठेगा कि किस प्रकार से आप जो है गृहिणी रहते हुए भी किस प्रकार से अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए आप एक अधिकारी बनने तक का सफर पूरा कर सकती हैं। तो सबसे पहले श्रुति, एक बार पुनः से मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। और श्रुति, आप थोड़ा सा पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, उसके बारे में हम बाकी एकेडमिक और तैयारी पर बातचीत करेंगे। सर, मेरा नाम श्रुति शुक्ला है और इस टाइम मैं 10 साल से 2016 से बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए प्राइमरी टीचर वर्किंग हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी 15 साल की है और बेटा मेरा 9 साल का है। हस्बैंड मेरे डेंटिस्ट हैं और हम लोग बलरामपुर में ही रहते हैं अपने लॉस के साथ। बलरामपुर में रहते जी हैं? सर। ओके। तो श्रुति, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो सपना आपके पास जो आया पीसेस बनने का, फिलहाल मतलब कब आया, किसी का मोटिवेशन रहा आपको या मतलब कैसे रहा? सर, बहुत ही कॉमेडी कही जाएगी। जब कोविड आया था तो मेरे स्कूल में हम 4 टीचर्स हैं, तो उसमें 68,500 में एक प्रिया पटेल टीचर आई थी। जी जी। तो उसने किसी बात में ऐसे ही कहा था कि सब मैक्सिमम एलिफेंट्स किस स्टेट में है उसको पता था उस टाइम। जी जी। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि मुझे क्यों नहीं पता है, उसे क्यों पता है, हम लोग सेम डिपार्टमेंट में हैं। तो हमने जब उससे पूछा तो उसने जो सुपर टेट का जो सिलेबस होता है वो दिखाया। जी जी। और हमसे कहने लगी कि मैम, जो हम लोग पीसीएस देते हैं उसका ये मिनिएचर वर्जन है। तो हमने से कहा अगर मिनिएचर दे चुकी हो तो फिर एनलार्ज दे देते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो क्योंकि कोविड में बहुत ज़्यादा काम नहीं था, स्कूल में बच्चे आते नहीं थे, तो हम लोगों ने साथ में स्टार्ट किया। और मुझे याद है सिर्फ लूसेंट लेके आए थे, स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं था कैसे प्रिपरेशन होती है, क्या होती है। हाँ, सपोर्ट ये रहा कि हमने आके घर पे जैसे ही कहा हस्बैंड से कि हम भी पीसेस देंगे और उन्होंने तुरंत कहा बिल्कुल देना चाहिए जी। फिर हम लोगों ने लूसेंट से स्टार्ट की तैयारी और फिर आगे करते करते आज यहाँ तक पहुँच गए थैंकफुली। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा कि जैसे कहते हैं ना कि किसी के घर से जो है मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है कि भाई हाँ हमें करना चाहिए, कोई किसी से सीखता है। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग बात रही कि हमें नॉलेज गेन करनी है, उस आधार पे श्रुति ने सोचा कि क्यों ना हम पीसेस की तैयारी कर, हमें भी नॉलेज गेन करनी है। राइट? जी सर। ओके। तो सबसे पहले श्रुति मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप बन गई आप अधिकारी, और सबसे पहले ये खुशखबरी है जो है आपको किसने बताई और आपको जब ये सूचना मिली तो आपने किसको बताया? सर, हम और मेरे हस्बैंड रात में बैठे ही थे क्योंकि रात में बहुत देर में रात में आया था। जी जी। तो हम दोनों लोगों ने देखा तो पहले तो हम थोड़े दुखी हुए कि क्योंकि एसडीएम एक्सपेक्ट कर रहे थे जी। फिर सबसे पहले जाके ससुर जी को बताया, वो सो रहे थे तो उनके जाके पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। फिर सर हर जगह बताया गया, बच्चा सो रहा था तो उसको सुबह बताया कि हाँ सर रिजल्ट आया है, बेटी लखनऊ रहती है उसको बताया, फिर पेरेंट्स को, सबको। अच्छा, अभी एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं पर्सनली जानता हूँ, आप लोग भी जानना चाहिए। श्रुति, आप बताइए कि किस उम्र में जो है आपने तैयारी स्टार्ट की और फिलहाल आप वर्तमान में किस उम्र में है, क्योंकि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और मैं चाहता हूँ कि इसे आप जाने जरूर एक बार। सर, मैं 36 प्लस थी जब मैंने तैयारी शुरू की थी। 36 प्लस थी, ठीक है। हाँ, और जब हमने तैयारी शुरू की और जब पता किया, पहला अटेम्प्ट हमने दिया तो वो तो मजाक में दिया था, पता ही नहीं था क्या होता है। जी, जी। लेकिन जब दिया, फिर कोविड की फर्स्ट वेव जब सीरियस हो गई, टाइम मिला ठीक से पढ़ने का जी, तो जब पता किया तो सबसे पहला अफसोस ये था कि यूपीएससी नहीं दे सकते थे क्योंकि ओवरेज हो चुकी थी। ओवरेज, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे स्टार्टिंग हमने 36 प्लस में की थी और अब मैं 40 के हो चुके हैं और अब मेरे सिलेक्शन हुआ है 40 इयर्स पे। ये एक बहुत बड़ी बात है, जैसा कि आप लोग एकदम से हताश हो जाते हैं कि मतलब इतनी एज हो गई है। इनफैक्ट 30 प्लस में ही आप लोग एकदम हार मान जाते हैं कि अरे यार नहीं होगा। ये बहुत अपने आप में मोटिवेशनल वाली बात है कि एक श्रुति एक महिला है अपने आप में, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि गृहिणी भी हैं, शादीशुदा भी हैं,
और उसके बाद जो है उन्होंने तैयारी की। सबसे बड़ी बात है कि हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा, राइट? बहुत ज्यादा, बहुत ये एक बड़ी बात है। तो जो ये वीडियो देख रहे अगर कोई हस्बैंड देख रहा है किसी पत्नी का जो है, तो उनसे मेरी ये हम्बली रिक्वेस्ट है यहाँ से, इस माध्यम से, कि अपनी पत्नियों को भी, या जो भी पिता हैं या जो भी भाई लोग हैं, अपने घर की बच्चियों को पढ़ने का मौका जरूर देना चाहिए। सर मेरा 23 में 21 का हमने मेंस लिखा, 22 का प्री नहीं निकला मेरा। प्री नहीं निकला, ओके। और 23 में मेरा बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया था, मेरा हाथ पैर सब फ्रैक्चर था, राइट हैंड फ्रैक्चर था। तो मैंने गिव अप कर दिया था कि राइट हैंड ही फ्रैक्चर्ड है तो मेंस कैसे लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो उस जगह हस्बैंड ने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, सारे फिजियोथेरापिस्ट को दिखाना और डॉक्टर से कंसल्ट करना। उसके बाद फिर जब मेंस मेरा आया है, जब 24 का मेंस हमने लिखा है, तो वो अपनी क्लिनिक बंद करके और 4 दिन पूरे यहाँ रहे, और बीच में जो टाइम मिलता था उसमें स्प्रे लेके और हाथ में मसाज करना, तो वो थे वहाँ हर जगह। और उन्होंने मना किया, हमको खुद को गिल्ट लग रहा था क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती हैं चीज़ें, लेकिन उनका कहना था कि नहीं मैं रहूँगा वहाँ, मेरा रहना ज़रूरी है। तो उनका मॉरल सपोर्ट तो जो था वो है ही, उसके बाद उनका जो कंसर्न और उनका कॉन्फिडेंस कि नहीं तुमसे होगा, तुम, मैं हूँ, तुम करो जी, वो बहुत ज़रूरी था जी। ये एक बहुत बड़ी बात श्रुति ने कही कि अगर 2 व्यक्ति हैं साथ में पति पत्नी, तो अगर दो एक दूसरे का सहयोग अगर मिलता है तो मुझे लगता है ये रिश्ता बड़ा खूबसूरत बनता है और आप उस कामयाबी तक पहुंच सकते हैं जो शायद आपने बचपन में सपना देखा होगा लेकिन किन्हीं कारणों से आप पूर्ण नहीं कर पाए। आफ्टर मैरिज भी आप पूर्ण कर सकते हैं, जैसा कि श्रुति के हस्बैंड ने इनको सपोर्ट किया। तो मेरी तरफ से भाई आपके हस्बैंड को बहुत सारी शुभकामनाएं है कि आपने सपोर्ट किया। चलिए खैर, श्रुति आप मुझे बताइए कि आपने तैयारी जो की है, जैसे अब सिंपल सी बात है जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हो कि भाई तैयारी कैसे करें, मैं आपसे जानना चाहता हूं श्रुति कि प्री मेंस और इंटरव्यू 3 स्तर पीसीएस परीक्षा के होते हैं, तैयारी करने का जो सही क्रम है वो क्या है? जैसे कुछ लोग पहले प्री तैयार कर लेते हैं, उसके बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं, कुछ लोग कंबाइन करते हैं, आपके अकॉर्डिंग सही रणनीति क्या होनी चाहिए? सर मेरी गलती ही यही थी कि हमने भी यही किया था, पहले प्री किया और जब 21 का प्री निकल गया तो मेंस पता ही नहीं था करना क्या है। नहीं था, बिल्कुल। तो मेरे 736 मार्क्स पे हम अटक गए जी, इंटरव्यू कॉल ही नहीं आई। तो सही तरीका वही है कि पहले आप जो बेस है एनसीईआरटीज पढ़ के जैसे भी अपना बेस प्रिपेयर कर लें, उसके बाद फिर मेंस के लिए सारा नोट्स जो भी बनाने हैं, जो भी रिसोर्सेज इकट्ठा करने हैं वो इकट्ठा करके और बेसिक आंसर राइटिंग स्टार्ट करके एटलीस्ट पूरे सिलेबस को एक बार फिनिश कर दें। फिर प्रीलिम्स के 3 महीने पहले से आप प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र और एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करके और प्रीलिम्स निकाल के फिर उसके बाद, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है कि आप सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद सिर्फ आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज और रिवीजन इतना ही होना चाहिए। तो सर मेरे हिसाब से तो सही रणनीति यही है। मतलब आपके कहने मतलब कि प्री और मेंस हम कंबाइंड तैयारी करें अपना, है ना, अलग अलग अगर करेंगे, जैसा कि आप लोग अक्सर करते होंगे, अलग अलग तैयारी करते होंगे, तो ये एक सही तरीका नहीं है। अच्छा, इसमें 2 चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा श्रुति कि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर घटना चक्र, पूर्वावलोकन और बाकी जो चीजें होती हैं इसका कितना मतलब रोल रहता है और बाकी चीजें रहती हैं? कई बार लोग कहते हैं कि नहीं हम सिर्फ रेफरेंस बुक पढ़ेंगे, कोई कहता नहीं घटना चक्र पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो अगर मैं आपसे सीधे तौर पर मैं प्री की स्ट्रेटजी पर आपसे बात करूं तो आप एकदम बिल्कुल जो आपकी रणनीति रही हो आप उस पर चर्चा कीजिए कि भाई हमने प्री की तैयारी कैसे की थी। सर हमने जब मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ मेरा प्री में 20 का, तो हमने फिर स्टार्ट कर दिया था एनसीईआरटीज पढ़ना, जैसे हमने बताया कोविड का टाइम मिल गया था हमको, तो हमने बेसिक, क्योंकि मेरा ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड नहीं था, मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा था, तो हमने पहले एनसीईआरटीज पढ़ी और कई बार समझ में नहीं आई तो यूट्यूब पर लेक्चर्स मिल जाते हैं, उनसे हेल्प ली। और फिर उसके बाद हमने रेफरेंस बुक्स पढ़ी, रेफरेंस बुक्स पूरी एटलीस्ट हमको जहाँ तक याद है 2 रीडिंग तो ले ली जी। फिर उसके बाद नोट्स बनाए और ये सब करते करते फिर अक्टूबर में प्रीलिम्स था 21 का, तो उसके 2-3 महीने पहले से फिर हमने पूर्वावलोकन पढ़ना शुरू किया था। और पूर्वावलोकन को भी हमको लगता है हमने कम से कम 2 से 3 बार तक पढ़ा था। ठीक है। तो पूर्वावलोकन का सबसे अच्छा रोल ये रहता है कि रेफरेंस बुक्स पढ़ने में पढ़ तो लेता है इंसान, लेकिन समझ में नहीं आता कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, हम कैसे डील करेंगे। तो पूर्वावलोकन के सर हमने तो नोट्स बना रखे थे, सब हंसते थे मेरे ऊपर, लेकिन हमने बना रखे थे क्योंकि हमको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए लगता था कि फटाफट रिवीजन कर सके। बिल्कुल। तो हम आज भी जब भी कोई प्री देते हैं नोट्स तो हम वही रिवाइज करते हैं। अच्छा, नोट्स की अगर मैं बात करूं श्रुति, तो प्री के स्तर का नोट्स और मेंस के स्तर का नोट्स बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, या फिर अगर हम नोट्स बनाएं मेंस का, हम अगर बाय द वे, क्योंकि मेंस के नोट्स में तो थोड़ी समस्या आती है, प्री में तो आसानी से आप लोग नोट्स बना लेते होंगे एकदम फैक्ट नोट करके, लेकिन जब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो वहां पर हमें ये समझ नहीं आता है हम कितना लिखे कंटेंट है।
तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि मुख्य परीक्षा के अगर हम नोट्स बनाए पीसीएस के तो कैसे बनाएं, क्या तरीका होना चाहिए? सर हमको लगता है ये पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। जैसे हम कई लोगों को जानते हैं जो रैंक होल्डर्स है जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए, ठीक है, और हमने बनाए थे। मेरी पढ़ाई नहीं होती है, बुक से पढ़ के हम नहीं लिख सकते हैं, मेरे पॉइंट्स जनरेट नहीं होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग नोट्स नहीं बनाते वो थोड़ा सा गॉड गिफ्टेड होंगे वैसे, क्योंकि नोट्स बनाना मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर बेहतर होता है। सर मेरे लिए तो है ना, नहीं सबके लिए होता है, मुझे लगता है टाइम टेकिंग होता है बिल्कुल। लेकिन कई बार दिक्कत होती है कि नोट्स बनाने में बहुत टाइम जाता है, तो हम तो रात में 3-3 बजे तक बैठ के नोट्स बनाते थे। तो क्योंकि दिन भर के काम के बाद हमको रात ही मिलती थी, तो कई बार हमको डांट पड़ती थी। इवन हस्बैंड कहते थे इतना लिखती क्यों हो तुम पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगाओ, लिखने में कम। लेकिन मेरा नहीं होता है, हमको अगर बुक से पढ़ने के लिए कहा जाएगा तो हम रिकॉल ही नहीं कर पाएंगे। ये मेरी अपनी पर्सनैलिटी है। तो हम तो हर चीज़ के नोट्स बनाते हैं, हमने मेंस के भी जीएस वाइज सारे नोट्स बना रखे हैं, और अभी भी अगर हमको देना हो तो हम अपने ही नोट्स को रेफर करेंगे। मुझे लगता है कि नोट्स बनाते सभी लोग हैं, लेकिन जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो कुछ लोग छिपा लेते हैं कि नहीं नोट्स नहीं बनाया था मैंने, है ना सर? हमने तो लेकिन बनाते मोस्टली। देखो मैं व्यक्तिगत तौर पर एज ए टीचर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा। श्रुति ने बनाया था और आप लोग को भी बनाना चाहिए नोट्स। नोट्स बनाने पर क्या होता है कि एक तो आपका हाथ चलता रहता है, क्योंकि भाई आपको मुख्य परीक्षा देनी है, वहां पर आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर से 20 क्वेश्चन लिखना है, लगातार 3-4 दिन परीक्षाएं भी चलती हैं। तो जब तक आप लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वो बात नहीं आ पाएगी। सिर्फ पढ़ने से सिविल सर्विसेज नहीं क्रैक हो सकता है, चाहे बात हम स्टेट पीसीएस की करते हो या फिर हम यूपीएससी की करते हो, ये बात महत्वपूर्ण है। अच्छा श्रुति, डिकोड एग्जाम का एक्सपीरियंस जो आपका रहा, इंटरव्यू का और बाकी जो कंटेंट आदि रहा, इसमें क्या रहा? हमने आपका मॉक इंटरव्यू दिया था, कैसा आपको, मतलब रियल चीज आप बताइए, क्या फील हुआ आपको? सर क्योंकि मेरा मेंस के बाद इंटरव्यू जो था वो बहुत लेट था, मेरा मार्च में था, 17 मार्च को। तो स्टार्टिंग में जब हम आए यहाँ से लीव्स लेके तो हमको कोई कंसीडर नहीं कर रहा था जी। तो हम बहुत परेशान थे। फिर आपसे बात हुई मेरी, तो मेरा पहला जो मॉक हमने दिया था वो यहीं दिया था, डिकोड एग्जाम में। जी सर, और उसी दिन कॉन्फिडेंट हो गए थे। उस दिन बहुत सारे क्वेश्चंस हुए थे, आप लोगों का पैनल इतना एक्सपीरियंस था जी कि उसमें मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हुए वो ऑलमोस्ट वहाँ मिले हमको। रियल इंटरव्यू में भी हरीश प्रताप सर का मेरा बोर्ड था जी। तो वो भी पूरा का पूरा डिपार्टमेंट पे ही रहा, मेरे जॉब से ही रिलेटेड इंटरव्यू रहा। तो बहुत कॉन्फिडेंट हम रहे वहाँ पे भी जी सर। यहाँ जब नहीं आए थे आपने भी कहा था कि डर रही हो, दिख रहा है जी जी, बट पहला मॉक देके यहाँ पे सर ने जब बाद में भी रिव्यू दिया, जब बात की तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हो गए थे। तो सर मेरे मॉक में जो यहाँ का एक्सपीरियंस था वो वहाँ तक हेल्प किया हमको। और सर डिकोड का जो डेली करंट अफेयर्स जो आप लेते हैं वो हम पढ़ते ही हैं, और जो डेली क्विज डालते हैं आप लोग उस पे शॉर्ट्स पे, तो वो सर अभी भी आ रही है मेरे फीड में, हम अभी भी देख रहे हैं। तो उसने काफ़ी हेल्प किया है करंट अफेयर्स के लिए, तो किया है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। शायद आप लोगों को संभवतः पता होगा, पीसीएस के क्षेत्र में हम लोग 2024 में हम लोगों ने कोर्स जो लॉन्च किया था, और पहली बार हम लोगों ने 2024 का जो है हमने इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो है गूगल मीट पे मिलते थे और लगातार 1.5 महीने तक हम लोग डेली मतलब आपस में डिस्कस करते थे। क्वेश्चन फ्रेमिंग हम लोग ने बताई थी, कल हमें क्या डिस्कस करना है उस पर हम बातचीत करते थे। पर्सनली सारे स्टूडेंट्स हमसे बातचीत करते थे, अलग से भी वीडियो कॉल पे बात करते थे, और जो झिझक थी, जो डर था, वो खत्म हो गया था कहीं ना कहीं। सब वो जो डिस्कशंस होते थे उसमें मल्टीपल व्यूज जो आते थे, जैसे हम लोगों ने यूजीसी है, एसआईआर है, सारे टॉपिक्स जिस तरीके से डिस्कस किए थे, तो ये कॉन्फिडेंस था कि आप पूछ सकता है कोई कुछ भी, हर एस्पेक्ट और हर व्यू बताया। जैसे हमको याद है किसी एक उस पे मैम ने, ऐश्वर्या मैम ने कहा भी था कि नहीं ये कॉन्फिडेंटली बोलना है, नेगेटिव कोई पॉइंट था, याद नहीं आ रहा इस टाइम, लेकिन उसमें हमने कुछ बोला था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, क्योंकि ये नेशनलिज्म की बात है, आपको कॉन्फिडेंटली रखना है। तो वो कॉन्फिडेंस, डर नहीं था कि कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत बोल दे। बिल्कुल बिल्कुल। वो डिस्कशंस बहुत फ्रूटफुल थे। हम और सुषमा हमेशा बात करते थे कि ये करना है, ये नहीं मिस करना है ये डिस्कशन। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस में रहना आपका बहुत मस्ट है, और मैं आप सभी लोगों से अपेक्षा करता हूँ जो भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, आगे देंगे, और जो लोग प्री या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, डिकोड एग्जाम में आपका स्वागत रहेगा। मैं अग्रिम शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। खैर, अच्छा श्रुति, एक चीज़ और बताइए कि कई बार विद्यार्थियों के मन में ये डर रहता है कि सर हम इतने घंटे ही दे पा रहे हैं समय, हमारे पास समय नहीं रहता है, हम क्या करें, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? ये एक बड़ा क्वेश्चन रहता है। आपके अकॉर्डिंग कितने घंटे की एक सामान्य स्टूडेंट को जो है पढ़ाई करनी चाहिए? सर मेरे पास घंटे कभी नहीं हो पाए, क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी थी कि हम सुबह उठते भी थे तो बेटे को स्कूल के लिए रेडी करना है। ये था कि हम जो वीडियोस होते थे और जो आंसर्स होते थे, जैसे जो फैक्ट्स होते हैं,
वो हम खुद ही अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके और Okay. कान में लगाए रहते थे। और सुबह के टाइम तो सब हंसते थे मेरे ऊपर, क्योंकि जो मेड आती हैं घर में बर्तन वगैरह धुलती है, वो भी हंसती थी कि इनका चल रहा है, हम काम कर रहे हैं, खाना बन रहा है, लेकिन वो वीडियो चलता था तो वो कुछ बता नहीं पाती थी अपना कुछ बात, उनको करनी भी है तो वो रुकी रहती थी कि नहीं इनका चल रहा है, अभी क्लास चल रही है। और जब हम ट्रैवल करते थे स्कूल के लिए, स्कूटी से जाते थे, तो कान में ईयरप्लग्स लगा के हम अपने ही आंसर्स, अपने ही फैक्ट्स रिवाइज करते हुए जाते थे। तो वो आवर्स गिने नहीं गए। उसके बाद फिर शाम को टाइम देना होता है फैमिली को, तो मेरे पास गिन के हमने कभी आवर्स नहीं गिने। ये फैक्ट है, ये टॉपर्स बोलते हैं तो झूठ लगता है, लेकिन मेरे पास तो जेन्युइन यही था कि मेरे पास आवर्स नहीं। हाँ, जब हम लीव लेके आए हैं, जब मेंस के लिए हमने लीव ली है, तो सर मेरी कोशिश होती थी कि 12 घंटे 13 घंटे कर लें। हाँ, मतलब प्री क्वालिफाई होने के बाद, और ये ऑटोमेटिक हो जाता है, वो मजबूरी भी थी और एक गिल्ट कॉन्शियस भी था कि हम अपनी मतलब छोड़ के आए हैं, बच्चा भी छोड़ के आए थे घर कैसे पे। करें, बिल्कुल। तो उस टाइम पे तो एक भी सेकंड वेस्ट करने पे ऐसा लगता था कि नहीं ये गलत है और पढ़ लो बस ऐसे ही रहता था। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि श्रुति जॉब में थी और शादीशुदा ही हैं, आप जानते हो, मैंने बताया पहले। और उसके बाद इन सारी कठिन जो है परेशानियों के बावजूद भी उन्होंने अपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो कई बार आप लोग के मन में बड़ी नकारात्मकता आती होगी। मैं आपसे अपेक्षा ये करता हूँ कि सारी नेगेटिविटी को डाउन करके आप लगातार अगर पढ़ाई करेंगे तो मुझे लगता है कि डजन मैटर कि आप उम्र आपकी ज़्यादा हो रही है, या आप गृहिणी हैं, या आपको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कितनी ही विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, अगर आपके भीतर जज्बा है, जुनून है, तो मुझे लगता है कि आप कर लेंगे। और श्रुति का मुझे लगता है कि बलरामपुर में पोस्टिंग है, वहाँ का माहौल, और सबसे बड़ी बात है आपका होम डिस्ट्रिक्ट बहराइच है, ठीक है। बहराइच अभी भी मतलब एजुकेशन के फील्ड में शायद उतना बेहतर नहीं। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर आप जानते होंगे सभी लोग कि बहुत बैकवर्ड कंडीशन में गिना जाता है कि भाई एजुकेशन नहीं। हालांकि बहराइच में अब तो एजुकेशन बहुत अच्छा हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज भी अच्छी हो गई, लेकिन बहराइच जैसे क्षेत्र से उठना और उसके बाद फिर आगे जाना और फिर इस उम्र में पीसीएस क्वालिफाई करना, अपने आप में मुझे लगता है ये बड़ी बात है। आप लोग को जरूर इससे थोड़ा सा मनोबल मिलना चाहिए, है ना। हमने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सीरियसली, तो एक ही बात कही थी हस्बैंड ने और हमने डिसाइड किया था कि कुछ छोड़ के नहीं करना है, कुछ छोड़ के नहीं करना है, बिल्कुल सब लेके करना है। ये नहीं है कि हाँ इन-लॉज की मतलब हटा दें या कुछ करें, जैसे हमारे इन-लॉज पारिवारिक मतलब जिम्मेदारियों के साथ है और बच्चे हैं, तो ये पहले से डिसाइडेड था कि जो है उसके साथ करना है, उसमें कुछ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, उसके अलावा जो कर सकते हैं वो करेंगे, ये प्री डिसाइडेड था। और मेरा यही था, कई बार पेरेंट्स पूछते थे स्पेशली मेरे कि क्यों करना है तो जॉब ठीक ठाक, तो हम उनसे कहते थे कि हम एक बेंचमार्क सेट कर दें कि अगर सोच लो तो हो जाता है, सोच लो तो होता है, बिल्कुल। बस इतना ही एक लाइन हमको बतानी थी कि बस सोचना है, ठीक से हो जाएगा। स्पेशली अपने बच्चों के लिए बोल सकते हैं कि बेटा मेहनत कर लो, हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि मतलब इनको एक टैगलाइन दी गई थी कि नहीं भाई जिम्मेदारी से भागना नहीं है, कि आपको तैयारी करनी है। तो नहीं दी थी, ये मेरी थी। अच्छा, आपकी खुद की थी। मेरी खुद की थी। जैसे भी थी, मतलब ये बड़ी बात है अपने आप में कि हमें अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए पढ़ाई करनी है। सिंपल सी बात है। लास्ट टाइम भी हमने कहा था ना कि यत्र नारीस्थ पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, है ना। तो जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, और वो निवास तभी करते हैं जब महिलाएं जो है इस लेवल पे कार्य करती हैं, है ना। चाहे वो माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, वो निश्चित तौर पर पहले भी अपनी जिम्मेदारियां निभाती थी और आज भी निभाती हैं। और श्रुति आपके सामने एक एग्जांपल है बेस्ट अपने आप में, ठीक है। सर एक बात और बताएंगे, जैसे कई लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं जी जी, तो 24 का ही दिसंबर में ही प्री था जी, और 1 जुलाई को मेरा एक ही भाई था जी, वो एक्सपायर हो गया था। तो वो जो 15 दिन वहाँ रहना था, हमको याद है कि ऑब्वियसली उस टाइम बुक्स वगैरह लेके कुछ आए नहीं थे, बहुत रैंडम था, अचानक उसकी डेथ हुई थी, तो हम परेशान होते थे, दिमाग कहीं लगता नहीं था। तो सर मेरा रेस्क्यू भी बुक्स थी, तो हम फिर वो जो वीडियोस होते हैं जो भी पढ़ाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स और ये वो, हम उसमें घुस जाते थे माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। मतलब हमको लगता है कि आपकी लाइफ का स्ट्रेस भी किसी से हटाया जा सकता है, हमने किया है, हमको लगता है कि वो हेल्पफुल हुआ, मेरे लिए तो हुआ। उस टाइम बहुत ख़राब लगता था, बहुत गुस्सा आता था, ये क्यों हुआ, ईश्वर से लड़ने का मन करता था। तो उस टाइम भी हमने अपना सारा फोकस इसी पे लगा दिया था। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, लेकिन बिल्कुल मन में अगर जुनून है, जज्बा है, तो आप इन सारी विपरीत परिस्थितियों को पार करते हुए आप निश्चित तौर पर सफल हो सकते हैं। ये बड़ी बात है। जैसा कहा ना कि ईश्वर से लड़ने का मन करता था। जैसे कई बार आप लोग प्री नहीं क्वालिफाई कर पाते होंगे, मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाते होंगे, इंटरव्यू से बाहर हो जाते होंगे, तो लगता होगा यार किस्मत खराब है अपनी, लेकिन नहीं, किस्मत से लड़ना है, जो भी परिस्थितियां विपरीत हैं उनसे लड़ना है और अपने मनोबल को हमेशा उच्च स्तर पर रखते हुए सफलता को प्राप्त करने का प्रयास जरूर करना चाहिए।
अच्छा श्रुति, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि पेपर 5 और 6 जो आप लोग भी पढ़ते होंगे, पेपर 5 और 6 को लेकर के बच्चों में कंटेंट का ठीक से ना मिल पाना और बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो आपने पेपर 5 और 6 की तैयारी कैसे की? सर हमने उसके भी नोट्स बनाए थे प्रॉपर। क्या बुक्स वगैरह, कंटेंट क्या था? सर एक दो कोचिंग्स की जो बुक्स आती हैं तो हमने कंपाइल कर लिए थे, 2-3 कोचिंग्स के बुक्स लेके इंस्टीट्यूट से निकाल रखी है क्योंकि और कहीं था नहीं। और कुछ सर हमने चैट जीपीटी की भी हेल्प ली थी। ठीक है। मैप मंगा लिए थे यूपी के, उसमें ही बनाया था। मैपिंग बहुत की थी हमने पेपर 5 पेपर 6 के लिए। मैप्स पे ही कोशिश की थी कि सारा जैसे जो भी फोक डांसेस हैं तो मैप पे ही शो कर दें, या जो जितने भी हैं कोशिश करते थे स्पेशली 5 में तो कि मैप के थ्रू मतलब उनको रिप्रेजेंट करें। तो हमने सर 5-6 के भी प्रॉपर नोट्स बनाए थे कंपाइल करके, अलग अलग कोचिंग के नोट्स या बुक्स और जो भी अवेलेबल हो। हाँ, जहाँ से भी मतलब जो भी एक कंटेंट मुझे लगता है कि साथ पेपर 5 और 6 के लिए सफिशिएंट नहीं है, राइट? सर हम तो सेटिस्फाइड भी नहीं थे किसी एक से, किसी में कुछ बेटर है किसी में कुछ बेटर है, तो हमने कंपाइल किया था। यही चीज सेम चीज जैसे लास्ट टाइम हमने ईशा हर्षिता का इंटरव्यू लिया था, तो आप लोगों ने सुना था ना कि उसने भी कहा कि सर हमने अलग अलग मतलब मैटर को जो है कलेक्ट करके फिर उसके नोट्स बनाए थे। पेपर 5 और 6 स्पेशली पेपर 6 में मार्क्स बहुत करते हैं। संभवतः 2023 का था एग्जाम या किसका था, उसमें बहुत कम मार्क्स मिले थे, कमीशन ने दिए थे शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मार्कशीट आएगी तो हमको भी पता चलेगा। हाँ, अभी फिलहाल तो मार्कशीट आएगी तो ही मालूम चल ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोग पेपर 5 और 6 को आप लोग प्लीज जो है हल्के में मत लीजिएगा, है ना, ये बहुत मस्ट है। अच्छा थोड़ा मैं बुक लिस्ट पे बात कर लूँ श्रुति आपसे, तो जैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्री के स्तर पर आपने कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो किया था? सर मेरी प्री और मेंस की बुक सेम थी। हाँ, वो तो लगभग सेम होती, तो फिर भी मतलब क्या क्या बुक्स तो थी? सर जैसे वही जो कॉमन है, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत, इसकी इकोनॉमी के लिए हमने एसके वर्मा पढ़ी थी, लोग पढ़ते हैं, हमने सर एसके वर्मा पढ़ी थी। ठीक है। और हमने इसके ज्योग्राफी के लिए सर हमने बर्नवाल पढ़ी थी, लेकिन हमको समझ नहीं आई थी तो महेश बर्नवाल। जी सर, तो एक हम उससे पढ़ ली थी। फिर हमने स्टडी आईक्यू की सर एक बुक आई है, ठीक है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। और साइंस के लिए सर हमने कोई बुक ली नहीं क्योंकि साइंस बैकग्राउंड मेरा रहा था, तो हम कॉन्फिडेंट रहते हैं उसमें। ठीक है। और सर हिस्ट्री के लिए पूनम दलाल दहिया पढ़ी थी, एंशिएंट मेडिवल के लिए। मतलब दोनों के लिए सेम जी सर, वो बहुत अच्छी बुक है, हम रेकमेंड करेंगे उसको। अच्छा, कंबाइंड होती है कि अलग-अलग? सर एक ही में है, एक ही में है, और वो कलरफुल सी बुक है। क्या नाम बताइए? पूनम दलाल दहिया। पूनम दलाल, ठीक है, ओके। वो सब कलरफुल बुक है, वरना हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है, तो अच्छी है, उसका कंटेंट लिमिटेड है और बहुत अच्छा है। ओके। मॉडर्न के लिए सर स्पेक्ट्रम ही पढ़ी थी। ठीक है। एनवायरनमेंट सर हमने ऐसे ही पढ़ा था अपने आप ही, हमने कोई बुक नहीं रेफर की थी। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट भी हमको इजी लगता है, वो बायो से रिलेटेड आसान है। मतलब थोड़ा सा अगर आप माइंड लगाएंगे तो एनवायरनमेंट हो के सेक्शन हो गया, साइंस का सेक्शन हो गया, ये सब पॉलिटी हो गया, ये सब ऐसे सेक्शन है जिसमें आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। और एग्रीकल्चर सेंसस वगैरह के लिए, यूपी स्पेशल के लिए सर, यूपी स्पेशल प्री के लिए खासकर सर, यूपी स्पेशल प्री के लिए कोर फैक्ट्स आती है एक घटना चक्र की, वही पढ़ते हैं हम बस। और सर और तो कोई। अच्छा, एथिक्स जो पेपर 4 है, एक अच्छा माना जाता है कि आप उसमें मार्क्स अच्छे ला सकते हैं पेपर 4 में, एथिक्स वाले पेपर में। उसमें आपने क्या रणनीति बनाई, मतलब क्या पेपर रहा आपने? सर एथिक्स के मेरे नोट्स जो हमने 21 में बनाए थे अपने लिए, क्योंकि हम जब अचानक रिजल्ट आया, हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो सबसे ज्यादा डर एथिक्स के लिए था, वो पढ़ा हुआ नहीं था। तो सर लेक्सिकॉन से ही हमने बनाए थे, लेक्सिकॉन से बनाए थे, ठीक है। तो उसी को फिर हमने उसी में ऐड ऑन कर लिया था, जहाँ से जैसे जब टेस्ट सीरीज लिखी तो उसमें जो एक्स्ट्रा मिला, हमने अलग से नोट्स फिर उसके लिए नहीं बनाया पेपर 4 के लिए, क्योंकि बहुत उसमें एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें डेफिनेशन और एग्जांपल्स और डायग्राम्स का एक नोट्स बना लिया था बस। बहुत बल्कि नोट्स या बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बनाए थे, सिलेक्टिव मैटर करके। हाँ, उसमें सेल्फ नॉलेज ही डाली थी ज़्यादा। ठीक है। और निबंध को लेकर के बहुत सारे दिक्कतें आती हैं, क्योंकि 700 शब्दों में लिखने के लिए आता है, 3 निबंध आता है लिखने के लिए। कई बार नॉलेज होती है लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। निबंध को लेकर क्या रणनीति रहेगी आपकी? सर वैसे मेरी राइटिंग में इंटरेस्ट रहा है शुरू से, जेनेटिक है, पापा लिखते हैं, पापा ने अभी बुक भी लिखी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो राइटिंग मेरी ठीक है, इंग्लिश में मेरी लैंग्वेज पे पकड़ है, और बाकी पापा से ही पूछा था। अच्छा, पापा से पूछा था, ये बड़ी बात है। पापा मेरे बैठ के हमको उन्होंने कुछ कोट्स, कुछ एग्जांपल्स, कुछ ऐसे, और इंट्रोडक्शन के लिए कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए थे। सर उसी पे लिखा है। तो कोट्स वगैरह डालना चाहिए, है ना, मतलब सर हम तो जितना डाल सकते हैं आप। ये इवन एनेक्डोट्स वगैरह भी पापा ही बता देते हैं। अंडरलाइन जैसे हम करते हैं किसी टॉपिक से, हमने लिखा निबंध में कोई चीज, या मेंस के स्तर पे अगर मैं आपसे बात करूं तो
मेंस के स्तर पर अभी हम हालांकि अभी निबंध में बात कर लेते हैं, अंडरलाइन अगर हम करते हैं तो कई लोग कहते हैं नहीं अंडरलाइन नहीं करना चाहिए। सर हम तो करते हैं। करना चाहिए है ना? सर हमने तो ब्लैक पेन यूज की थी। ब्लैक पेन यूज किया था, मतलब पूरे quotes कंटेंट के लिए ही या फिर नहीं, जैसे ब्लू से लिखते हैं लेकिन जहाँ भी कुछ भी स्पेशल अंडरलाइन है, करने के लिए अगर कोट है कुछ या किसी की सेइंग है या कुछ स्पेशल लिख रहे हैं, किसी Okay. बुक का नाम डाल रहे हैं या कुछ डाल रहे हैं, तो हमने ब्लैक से किया था। बिल्कुल ऐसे ब्लू में पेन मिल जाता है टाइप। हाँ, मतलब ब्लू पेन से आपने लिखा था और जहां लगता था कि इस चीज को हमें हाईलाइट करना है, कुछ खास पॉइंट है, किसी का आपने रेफरेंस दिया, कोई डेटा आपने दे दिया है ना, किसी व्यक्तित्व के बारे में संदर्भ अगर आप दे रहे हैं तो उसको आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कर सकते हैं। कई बार तो लोग होता है लोग पेन भी चेंज कर देते हैं, ब्लैक से लिख देते हैं, हालांकि उसमें समय लगता है। आप चाहें तो उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपकी स्पीड थोड़ी स्लो है तो आप ब्लू से कर लीजिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर अपनी कॉपी को अलग करना चाहते हैं तो ब्लैक से अगर आप अंडरलाइन करेंगे तो बेटर रहेगा, मुझे लगता है। हिंदी और एस्से में दोनों कलर्स यूज किए थे, बाकी सब में टाइम ही नहीं मिला था, उसमें तो ब्लू ही किया था। अच्छा श्रुति, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि मेंस जो हमारा होता है, निबंध पेपर होता है हमारा, हिंदी होता है, आपके 6 पेपर आपके सामान्य अध्ययन के होते हैं, 2 उसमें इंक्लूडिंग यूपी स्पेशल के। मार्क्स गेनिंग की अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे पहले हमें जो है किस टॉपिक पर फोकस करना चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक हैं? सर हमको लगता है एथिक्स निपटा देना चाहिए। एथिक्स निपटा देना चाहिए, निपटा देना चाहिए मतलब कि तैयार कर लेना चाहिए, राइट? पी लें। एथिक्स पी लें। अगर पीसेस का बैच अगर आप डिकोड पी लिए हो तो एथिक्स मैं ही पढ़ाता हूं और इन्होंने कहा कि पी लेना चाहिए, हालांकि पीने का मतलब है कि उसको समझ लेना चाहिए। एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कर लें, क्योंकि एथिक्स के जो एग्जांपल्स हैं वो बाकी पेपर्स में भी डाल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। एथिक्स के एग्जांपल आप अपने निबंध में खास कर डाल सकते हैं और उसकी केस स्टडी से लेकर जो बाकी चीजें होती हैं वो आपको इंटरव्यू में भी काम आती हैं प्रॉपर। तो एथिक्स के पेपर को बिल्कुल भी आपको मतलब उसमें हल्के में नहीं लेना है। अच्छा, एथिक्स के बाद कौन सा पेपर होना चाहिए इंपॉर्टेंट? सब मेरे लिए, क्योंकि हमको हिस्ट्री ज्योग्राफी से डर लगता था, तो अच्छा। हमने सबसे पहले जीएस 1 से ही स्टार्ट किया था। ठीक है। और जीएस 5 6 साथ में चला रहे थे। जैसे हिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं इसके नोट्स बना रहे हैं, तो जीएस 5 के यूपी की हिस्ट्री के भी बना लिए, तो वो सिंक में रहते थे, समझने में इजी होती है और रिटेंशन ज़्यादा होता है, याद रह जाती हैं चीज़ें कि हाँ इंडिया में ऐसा है और यूपी में ऐसा है। Okay. तो हमने जो 5 6 चलाया है वो 1 2 3 के साथ चलाया है। जैसे इकोनॉमी पढ़ रहे हैं अगर इंडिया की, तो हम यूपी की इकोनॉमी साथ में लेके चलते थे। ओके ओके। तो वो साथ साथ में 5 6 भी होता गया। एक मोनोटनी भी नहीं आती है कि बहुत सिमिलर हो जा रहा है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं। और दूसरा ये भी एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आता जाता है कि 2 पेपर साथ साथ खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे इंडियन सोसाइटी हो गया, गवर्नेंस का सेक्शन हो गया, आपका सोशल जस्टिस हो गया, आईआर वगैरह हो गया, जो छोटे छोटे कंटेंट हैं आपको, इनको हमें मतलब कब प्रिपेयर करना चाहिए? प्री के पहले कर लें हम या प्री के बाद करें इन्हें छोटे टॉपिक्स? सर हमने तो प्री के बाद ही किया था, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स काफी करंट इश्यूज उसमें इंक्लूड होते हैं, तो हमने प्री के बाद हम लोग को टाइम भी ठीक ठाक मिला था। तो जब मेरा प्री का एग्जाम हो गया था और रिजल्ट नहीं आया था, 2 महीने करीब लग गए थे इस बार, तो हमने उस बीच में इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और ये इंडियन सोसाइटी, सोशल इश्यूज, ये सारे उसी टाइम पीरियड में किए थे। ये कंटेंट छोटे हैं लेकिन मार्क्स गेनिंग होते हैं। बहुत अच्छी बात है ये अपने आप में, और इसको आप लोग प्लीज इग्नोर मत किया करिए। पेपर फर्स्ट में चाहे सोसाइटी की बात करें, इंडियन सोसाइटी की, पेपर सेकंड में सोशल जस्टिस, सोशल इश्यूज और प्लस अपना गवर्नेंस का सेक्शन हो गया, थर्ड पेपर में आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। ये सब बहुत अच्छे टॉपिक हैं और इसमें आप बहुत बढ़िया मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, तो इसको आप लोग प्लीज इग्नोर मत कीजिएगा। अच्छा श्रुति, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि एनसीईआरटी को लेकर के, मतलब जब भी बच्चा फोन करेगा सर एनसीईआरटी सर पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, किस क्लास की पढ़नी चाहिए, आपके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी का रोल कितना है और किस किस क्लासेस की हमें पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी? सर मेरे हिसाब से अगर जिसका ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड है उसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसके पास तो बेस है ही, बेसिक है। पर मेरे जैसे लोग जिनके पास नहीं है उनको समझने के लिए जरूरत है, समझने के लिए। बिल्कुल। तो 6th 7th 8th की तो बहुत इजी पड़ जाती है, हमने ली थी हालांकि, और हमने जब पढ़ा तो खुद ही लगता है कि एक तो रेपिटेशन लगता है कई बार, तो उससे चाहे 9th to 12th पढ़ लिया जाए। अगर कोई टॉपिक ज्यादा वीक है, जिसमें ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो वो 6 से स्टार्ट कर दें। जैसे ज्योग्राफी हमने 6 to 12th पढ़ी थी पूरी, क्योंकि ज्योग्राफी हमको समझ नहीं आता भी है, ज्योग्राफी का वैसे भी आता है, ज्योग्राफी हमको समझ में नहीं आती है, तो हमने ज्योग्राफी पूरी पढ़ी थी। पॉलिटी तो हमने सिर्फ 11th 12th पढ़ी थी, 9th 10th भी नहीं पढ़ी थी, और हिस्ट्री हमने 9th to 12th ही पढ़ी थी। तो सब जैसी जिसकी नीड हो वैसे करना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए, लेकिन नोट्स नहीं बनाने, हमने ये गलती की थी। बिल्कुल, एनसीईआरटी के बहुत सारे लोग नोट्स बनाने लग जाते हैं, नहीं बनाने, बिल्कुल एनसीईआरटी के नहीं बनाने, है ना। जब आप रेफरेंस बुक पढ़िए तब आप उसके बनाइए, एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाने हैं। आप उसको, अगर आपको लगता है कुछ चीज आप भूल सकते हो तो बुक्स के ऊपर ही आप चाहे तो नोट कर लें, बस इतना आप कर सकते हैं बस।
कुछ नहीं सर, वो इतनी बार रिवीजन होता है बिल्कुल कि वो भी नहीं जरूरत पड़ती। एनसीईआरटी हमको लगता है 2-3 बार जब आप रेफरेंस बुक पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी रेफर करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, बेस तैयार हो चुका होता है। बिल्कुल। तो एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाने हैं तो हम खुल के कहेंगे, और रेफरेंस बुक्स के भी नोट्स कम से कम 2 रीडिंग 3 रीडिंग लेने के बाद बनाने। बिल्कुल, ये बहुत बल्कि हो जाते हैं। अच्छा, मुख्य परीक्षा में फ्लो डायग्राम वगैरह का क्या रोल, पॉइंट्स के फॉर्म में हम लिखें मेंस में, या हम थ्योरी के फॉर्म में, पैराग्राफ के फॉर्म में लिखे, क्या बेटर रहता है? सर हम तो फेमस हैं फ्लो चार्ट्स के लिए, हम बहुत डिजाइनर लिखते हैं। अच्छा। मेरा तो फेमस है कि हम बहुत, एक तो मेरे हाथ की थोड़ी दिक्कत है तो इसलिए भी हम पॉइंट्स पूरे मेरे आ जाएं, इस वजह से भी हम टाइम बचाने के लिए भी यूज करते हैं। बाकी मेरा थोड़ा कैरेक्टर भी वैसा है, पसंद है हमको डिजाइनिंग, तो हम बहुत नहीं, ये अच्छी बात है। डिजाइन और चीजें मतलब खूबसूरत वे में अगर आप उसको प्रेजेंट करेंगे तो किसको पसंद नहीं आएगा, सिंपल सी बात है ना। आप एकदम से सज धस के किसी के सामने जाओ और एक सिंपल तरीके से ले जाए तो दोनों में डिफरेंस तो दिखेगा। तो फ्लो डायग्राम का एक बड़ा महत्व है, और पैराग्राफ के कंपैरिजन में अगर आप बुलेट फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है आपके आंसर्स में, है ना। ये चीज आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा। जिसे कहा जाता है कि आप इतना सिंपल और इतना ओपन लिखिए कि एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े। ढूंढना, बिल्कुल, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सूत्र ने कही है कि मतलब जैसे कहते हैं ना, जिसपे आपकी कॉपी को देखे एग्जामिनर तो आपकी उसकी निगाहें टिक जाए, मतलब कॉपी से हटने का जी ना करे उसका। आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, और ये बहुत चीज अच्छी होती है। और ये हालांकि आएगी कब, कैसे ये आएगी? आपके प्रैक्टिस करने से, है ना। आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर मैं आपसे पूछूं कि कुछ लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत बाद में करते हैं, प्री के बाद करते हैं, सही समय क्या है प्रैक्टिस करने का? सर हमने बताया कि जब आपके रेफरेंस बुक्स की 1-2 रीडिंग हो जाए उसके बाद आप शुरू कर दीजिए। उसी के तुरंत बाद एमसीक्यूज लगाना शुरू कर देना चाहिए प्री के लिए, और आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए मेंस के लिए एक साथ, ताकि एक टॉपिक आपने पढ़ा तो उसका प्री का भी कंटेंट हो गया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि इस टॉपिक से अगर एमसीक्यू आया तो आई विल डील विद इट, और उसी के साथ उसका आंसर लिख लिया तो ये भी पता है कि हमको पॉइंट्स भी जनरेट हो रहे हैं, और वो रिटेंशन बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, टेस्ट सीरीज का रोल तो होता ही है ना। टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज को लेकर मुझे बताइए कि क्या रोल है टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज का? सर दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। पीवाईक्यूज अगर नहीं किए गए हैं तो क्वेश्चंस डील करना नहीं आएगा, बिल्कुल। और एमसीक्यूज नए क्वेश्चन से डील करना बता देते हैं कि अगर मान लीजिए अचानक कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें कैसे ऑप्शंस को बाहर करना है, जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो वो कैसे करना है, तो वो एमसीक्यूज लगा के ही पता चलेगा, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज जरूरी है। ओके, ठीक है, 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा श्रुति, तैयारी करने का अगर कोई सामान्य स्टूडेंट है तो तैयारी करने का सही तरीका मतलब किस क्लास में होना चाहिए, कब वो तैयारी करना शुरू करे आपके अकॉर्डिंग? सर जैसे मेरी बेटी को अगर हमको कराना होता तो हम तो उसका फाउंडेशन से स्टार्ट करते जब वो ग्रेजुएशन में एंटर करती। बिल्कुल बिल्कुल। बट इन केस अगर किसी का ग्रेजुएशन हो रहा है या हो गया है तो सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए न्यूज़पेपर रीडिंग से, क्योंकि मेरी आदत नहीं थी न्यूज़पेपर सर कभी नहीं पढ़ते थे। हमको पॉलिटिक्स से बहुत गुस्सा आती थी कि गंदी चीज़ है, वो जो होता है एक कॉमन सा माइंडसेट। और हमको याद है कि जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, अपना वही लूसेंट पढ़ना जब स्टार्ट किया मजाक में, और एक दिन हमने आके हस्बैंड से किसी बात पे कुछ बोला था तो उन्होंने बहुत जोर से डांटा था कि प्रिपरेशन कर रही है। हमको ये नहीं पता था कि वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। बिल्कुल तो, नहीं, ये भी तो मेरे साथ भी थी वैसे। जब मैं टीचिंग नहीं करता, मतलब स्टार्टिंग की बात है, 7th क्लास 8th क्लास की बात है, तो मुझे भी नहीं आता था। हालांकि हम तो प्रिपरेशन में आ गए थे, मतलब ठीक है रैंडम ही सही, बट हाँ प्रिपेयर कर रहे थे, और हस्बैंड ने बहुत जोर से डांटा था हमको कि तुमको इतना नहीं पता तुम प्रिपेयर कर रही हो पीसीएस का, तो वो नहीं होना चाहिए। न्यूज़पेपर की रीडिंग है अच्छी है, बिल्कुल, अगर आप पढ़ पाते तो जरूर पढ़ना चाहिए। किसी भी लेवल पे है, पहला काम न्यूज़पेपर रीड करना शुरू कर दें, किसी भी फॉर्म, ये हैबिट में होना चाहिए। डिजिटल। अच्छा, करंट अफेयर्स का कितना रोल है? सर करंट अफेयर्स तो है ही, करंट अफेयर्स के बिना तो आई थिंक प्री नहीं निकल सकता है। बिल्कुल, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करंट के बिना आपका प्री नहीं निकल सकता। 30-32% जो है आते हैं आपके, और मेंस में भी जो क्वेश्चन मान लीजिए करंट का हाई है रोल पूरा नहीं आ रहा है, मान लीजिए करंट से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी है, बट अगर आप करंट का कोई सिनेरियो एग्जांपल में या कहीं डालते हैं तो आई थिंक उसमें एक्स्ट्रा मिलते हैं। बिल्कुल। करंट अफेयर्स आपने हमारा देखा जो मैं कराता हूं डेली मॉर्निंग वाला, आपसे बढ़िया है जी सर। हाँ, वो दिखा करिए मैं क्लास, उसको बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्लास, क्योंकि उसमें होती है, हाँ, मतलब और समझ उसमें जाता है इंसान। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते होंगे तो पैसा देते होंगे 10-12 हजार, तब आपको 1-2 प्रश्न डेली लिखने के लिए मिलता होगा, और मैं डेली देता हूँ 1 प्रश्न लिखने के लिए, उसका आगे मैं उत्तर देता हूँ। आप 1 डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इतना डिटेल्स फैक्ट कॉन्सेप्ट में सब देता हूं आपको, है ना। तो क्लास बहुत मस्ट है, डजंट मैटर कि मेरी ही क्लास देखिए, आप किसी की भी देखिए, लेकिन देखिए क्लास आप करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स मतलब वो ऐसा है कि आप कहीं भी रहिए, हाँ, मत पढ़िए दिन भर अगर कहीं एंगेज्ड हैं,
बट उस दिन का करंट टच में अफेयर्स होना छोड़ना चाहिए। नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक ये थंब रूल था कि हम कहीं भी रहें कभी करंट के टच में रहना है लेकिन आपको। करंट अफेयर्स सुबह उठ के पहला एक काम 1 घंटा कर लेना है, फिर उसके बाद सारी चीज़ें स्टार्ट करनी है। ठीक है। वो मेरा अच्छा, जो नए बिगिनर्स हमारे हैं, एक उनके लिए और एक वो अभ्यर्थी जो लगातार परीक्षाएं दे रहे हैं लेकिन उनका चयन नहीं हो पा रहा है, आप इन दोनों अभ्यर्थियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या करें वो ऐसी स्थिति में? जो बिगिनर्स हैं पहले आप उनके लिए बताइए क्या करें वो। सब बिगिनर्स को तो हम यही कहेंगे कि भागे नहीं इधर उधर, जी। एक बार बैठ के प्रॉपर टाइम दे के अपना स्ट्रैटेजी डिसाइड कर लें, जो भी रिसोर्सेज हैं वो डिसाइड कर लें और उन्हीं पे बिल्कुल चिपक जाएं कि इससे नहीं हटना है हमको, बिल्कुल। तो निकल जाता है। ठीक है। और सर जो मेरी तरह हमने भी कई फेलियर्स देखे हैं, तो उनके लिए एक ही हम दे सकते हैं मैसेज कि लगे रहने से हो जाता है। हो जाता है, बिल्कुल। बस आज नहीं तो कल होगा, बट होगा। ये बड़ी बात है कि लगे रहने से हो जाता है ना। क्या हार में क्या जीत में, और किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वो भी सही, है ना। तो हारना तो कभी नहीं है। मैं अक्सर एक स्टेटमेंट कहता हूं कि जिद ही जीत है। अगर आपने अपने मन में जिद ठान ली है कि यार हमें इस मुकाम तक पहुंचना है, तो दुनिया की कोई ताकत या किस्मत या कोई भी चीज अन्य चीज आपको रोक नहीं सकती। हमारे भी साथ के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो लगातार तैयारी करते रहते हैं, नहीं होता है, लेकिन कई लोग का हो भी गया, कई लोग का भी नहीं हुआ, लेकिन होगा सबका, अगर आप अपने प्रयत्न को छोड़ते नहीं है, लगातार तैयारी करते रहते हैं। तो ऊपर वाले में विश्वास रखिए, अपने पे विश्वास रखिए, हो जाएगा। एक अंतिम बात मैं थोड़ा सा इससे हटके पूछना चाहूंगा आपसे कि बच्चियों को पढ़ाने का मौका परिवार वाले कई बार नहीं देते हैं महिलाओं को, कई बार सिक्योरिटी की वजह से कि बच्चियों को नहीं पढ़ने देना है बाहर, बहुत माहौल खराब है, ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से उन पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, एक बेटी की माँ भी हैं, है ना, तो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर और कौन बता पाएगा। आप जो है ऐसे पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो अपनी परवरिश पे विश्वास रखें। ओके। जैसे हमको पता है, हमसे पूछा भी गया था क्वेश्चंस कई बार, तो हमने यही कहा कि हमको सबसे ज्यादा भरोसा अपनी परवरिश पर है। ठीक है। अपने बच्चे पे ट्रस्ट है, उसको सही गलत की पहचान अगर हमने दे रखी है तो वो नहीं भटकेंगे। बिल्कुल। हम नहीं भटके तो वो क्यों भटकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और दूसरा सर जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो वो पेरेंट्स आज तो बहुत आगे बढ़ चुकी है सोशल साइट्स का जमाना है, आजकल आप घर बैठे तैयारी करा सकते हैं, बस उस पर ट्रस्ट रखिए, उसको टाइम दीजिए। कई बार लड़कियों को एंगेज रखा जाता है घर के कामों में, एक्स्ट्रा चीज़ों में, तो अगर उसका पढ़ने का टाइम है तो उस टाइम कोई डिस्टर्ब ना करे, उसको घर पे आप फैसिलिटीज दे दीजिए, वो घर पे पढ़ लें। लड़कियां कर लेती हैं, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। देखिए, दो चीज श्रुति ने बड़ी खास बताई। एक तो अगर पेरेंट्स आप हैं, अगर आप इस बात से डरते हैं कि बाहर अनसिक्योरिटी, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अगर आपकी परवरिश अच्छी है, अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी बिटिया कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे आपका मस्तक जो है नीचा हो। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको इनसिक्योरिटी फील होती है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। वीडियो कॉल का ऑप्शन है, कॉल का ऑप्शन है, बहुत सारे। आप कभी भी आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, बेटा कहाँ पे क्या हो। लेकिन अगर आप उसे समझा रहे हैं, अगर उसको फ्रीडम दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हालांकि फिर भी अगर कंडीशन अगर आपकी बाय द वे नहीं है इकोनॉमिकल की, आप नहीं भेज सकते हैं बाहर, तो अगर घर में तैयारी कर रही है आपकी बिटिया, तो आप उसको मौका दे फिर पढ़ने का। उसको बाहरी काम या अन्य घर के जो घरेलू कार्य होते हैं, कुछ समय के लिए जो है कम से कम उसका पढ़ने का टाइम जब हो। हाँ, ऐसा नहीं कि आप उसको चाय न बनाने, चाय बनाने दीजिए, मौका उसको सीखने की कला होती है, चाय बनाए, मौका मिले तो खाना बना ले, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको पढ़ने का मौका आप घर पे जरूर दें, है ना। तो ये कुछ सारी बातें बॉर्न फाइटर्स होती हैं लड़कियां, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। श्रुति इसका बहुत बेहतर एग्जाम्पल है। बहुत निचले स्तर से श्रुति का बैकग्राउंड रहा है अपने आप में, जिला बहराइच अपने आप में। जिस ईयर में आपने, मैं भी बहराइच से हूं, आप जानते होंगे, तो हम लोग जब बाहर रहते तो मैं पूछता था, जैसे लोग पूछते थे कि आप कहाँ से आए हैं, तो मैं कहता था भाई बहराइच से। अच्छा, ये कहाँ है? पहचानते ही मतलब उनको फिर 3-4 डिस्ट्रिक्ट का मुझे नाम बोलना पड़ता था, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती। तो चूंकि गोंडा वगैरह जंक्शन है तो लोग सुनते हैं कॉमन तौर पर, लेकिन बहराइच लोग नहीं सुनते, तो अब बताना पड़ता था कि भाई ऐसा है। 4-5 डिस्ट्रिक्ट का नाम लेने के बाद फिर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लेता था। तो ऐसे क्षेत्र से उठना मुझे लगता है कि हमारे बहराइच वासियों के लिए भी एक बड़ी, जो भी बहराइच के रहने वाले जो लोग हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि श्रुति आपके सामने बहुत बेहतर एग्जाम्पल है। और बहराइच का पड़ोसी जो जिला बलरामपुर है, वहां पर आप पोस्टेड हैं, और वो भी जिला अपने आप पे थोड़ा बैकवर्ड ही अभी आता है, हालांकि सरकार काम कर रही काफी बड़े स्तर पर, लेकिन फिर भी इस ऐसे जिलों से आकर के और अपने, और श्रुति ने BMS भी कर रखा है ना जी सर। ठीक है, तो ये बड़ी बात है कि इन्होंने अपने आप को हमेशा ऊंचा उठाने का प्रयास किया। आज बहुत देर तक हम आपका समय नहीं लेंगे,
और कुछ एक अंतिम संदेश अगर आप एक कोई टिप्स कुछ खास देना चाहेंगी तो आप बताइए। सर हमने वही कहा, मेरा एक ही मोटिव है कि मेहनत करने से हो जाएगा, बस इतना ही कहना है, मेहनत करनी है, हो जाएगा बस। जहाँ भी जिस भी जगह फील्ड में ही नहीं या सिर्फ स्टडीज में ही नहीं, बिल्कुल बहुत सारी दिक्कतें आती हैं लाइफ में, हर जगह सिर्फ ये है कि लगे रहो, हो जाता है बस। ये सूत्र, हाँ ये सूत्र आज आप लेके जाइएगा कि लगे रहो हो जाएगा, ये बड़ी बात है। तो खैर आज के लिए बस इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति कि आप हमारे यहाँ साथ जो आई और अपने अपना इतना कीमती समय दिया। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि श्रुति से आप बहुत कुछ आज सीखे होंगे, जाने होंगे। अगले इंटरव्यू में हम एक नए कैंडिडेट के साथ आएंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।